गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस गुप्ता बीए फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री विषय में सबसे पहले क्लास में मैं आप सभी के साथ इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। सिलेबस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि हिस्ट्री विषय में आपको दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री जो पढ़ना है वह प्रारंभ से शुरू से लेकर के 1200 ईस्वी तक। और सेकेंड पेपर में हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इन दोनों में अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट, 5 यूनिट पेपर फर्स्ट में और 5 यूनिट सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट है और 5 यूनिट सेकेंड पेपर में। अब इस 5 यूनिट के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं आप लोगों से कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट में भारत का इतिहास जब से प्रारंभ होता है तब से लेकर के और 1200 ईस्वी तक के समय का जो पीरियड था, 1200 ईस्वी कहें तो 1200 ईस्वी में अरबों का आक्रमण, अरब भारत में किस तरह से आए और किस तरह से इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया, वहां तक के अध्ययन को हम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में हिस्ट्री विषय में व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। कॉन्सेप्ट हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज नेचर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका अवधारणा क्या है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और दूसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता भी है आप लोगों से, वह है कि भारत के इतिहास को या प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। व्हाट इज रिसोर्स ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत हम कैसे पता करते हैं कि उस समय के इतिहास, क्योंकि उस समय कोई लेखन सामग्री था नहीं, तो उस समय के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, किन तत्वों के माध्यम से जानते हैं, उसके रिसोर्स क्या हैं, उसके सोर्स क्या हैं, और सोर्स के माध्यम से स्रोत क्या है उस इतिहास को जानने के, इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आपको पूछता है। तीसरा जो है, भारत का भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या है, ये पूछता है तीसरे में। और चौथे में प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिस समय मानव जंगलों में रहता था, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये पाषाण काल जो एज है, पाषाण एज है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट कवर होता है। इसमें सेकेंड यूनिट की हम थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि पढ़ाते समय हम आप लोगों से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ऐसे हम बहुत शॉर्टकट में ही चर्चा करेंगे आप लोगों से सिलेबस में। तो सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो सेकेंड यूनिट में सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी भारत में और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। तो सेकेंड यूनिट में दो सभ्यता हैं, दो कल्चर हैं, एक सिंधु घाटी की सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जिस समय वेद लिखा जाने लगा, उस समय क्या था, भारत की सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक स्थिति क्या थी। और जिस समय सरस्वती सभ्यता थी, मतलब वैदिक सभ्यता के पहले वाला जो समय था, पीरियड था, उस समय भारत का इतिहास को जानने की क्या जरूरत थी, कैसे हम भारत क्या था, यहाँ का सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट में हम जिस समय भारत में राजनीतिक रूप में राजनीतिक रूप में स्थितियाँ तैयार हो चुकी थी, 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों के बारे में, और 16 महाजनपद की राजनीतिक स्थिति क्या थी, 16 महाजनपद थे कौन कौन से,
11 गणराज्य उस समय थे, वो गणराज्य 11 कौन कौन से थे उनके बारे में अध्ययन करते हैं। मगध, उस समय मगध जो था एक व्यापक रूप में बहुत ही विकसित समय था, तो मगध साम्राज्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि उस समय के वो जो पीरियड था लगभग ईसा पूर्व शताब्दी लगभग 300 से 200 300 ईस्वी ईसा पूर्व के समय का समय था। तो उस समय मगध का क्या स्थिति थी, मगध की राजनीतिक स्थिति क्या थी, कौन कौन से शासक किस में हुए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, डिटेल रूप में जानेंगे। मगध का इतिहास जानने के बाद इसके बाद हम उत्तर भारत के नए धार्मिक आंदोलन कौन कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आ जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन कौन से धार्मिक आंदोलन हुए, उन धार्मिक आंदोलनों के बारे में हम जानते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मुख्य रूप से 2 सभ्यताएं, एक बौद्धिज्म और एक जैनिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म की विशेषताएं क्या है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, डिटेल रूप में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद षोडश महाजनपद या सिकंदर का भारत पे आक्रमण, सिकंदर और पोरस की लड़ाई, सिकंदर कैसे यूनान से भारत में आया और किस तरह से यूनान भारत में आकर के किस तरह से अपना विजय अभियान यहाँ से शुरू किया इसने, और कैसे पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ, ये डिटेल इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और ये जानेंगे हम कि कैसे पढ़ेंगे उसको। और ऐसी यूनिट 3 के अंतर्गत ही हम मौर्योत्तर युग में बाहरी आक्रमणकारी शक क्षत्रप किस तरह से भारत में आए, शकों के बारे में, उसका शासन, उनकी संस्कृतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद शुंग और सातवाहन वंश, शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे और यहीं पर 3rd यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। 4th यूनिट की अगर हम बात करें, 4था यूनिट की अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य प्रारंभ होता है 4th यूनिट में, और गुप्त साम्राज्य के शासन के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश के कौन से शासक हुए, किसने संस्थापना किया, इसका सामाजिक स्थिति क्या थी गुप्त वंश के समय में, राजनीतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, इन सब के बारे में डिटेल अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद हर्षवर्धन के साम्राज्य की उपलब्धियां, उसके साम्राज्य का डिटेल हम अध्ययन करेंगे। और इसके बाद उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, उत्तर भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनका डिटेल अध्ययन करेंगे। इसके बाद यूनिट 5 में आएंगे। यूनिट 5 में हम साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं और साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडियन हिस्ट्री है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें संगम साहित्य सबसे इम्पोर्टेंट है और कभी बार क्वेश्चन पूछता है आप लोगों का संगम का इतिहास, संगम साहित्य क्या था, तो वो अध्ययन हम करते हैं। और संगम इतिहास है, भारतीय संस्कृति के विश्व संचार बृहद भारत का अध्ययन करते हैं। और लास्ट जो इसका पॉइंट होता है वह अरब का भारत पर आक्रमण, अरब कंट्रीज से कैसे लोग हमारे देश में आए, मुस्लिम आक्रमणकारी, और किस तरह से आक्रमण किया भारत में, ये लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी में था। ईस्वी में ये आराम कैसे शुरू हुए, जिसमें यहाँ पे आकर के उनका क्या उद्देश्य था, इन सब उद्देश्यों के बारे में हम इसमें डिटेल अध्ययन करेंगे। अब हम सेकेंड की बात करें, पेपर सेकेंड में वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम देखते हैं कि भारत के बाहर का इतिहास, विश्व इतिहास में जो प्राचीन में घटनाएं हुई उसका भी हम प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री ही अध्ययन करते हैं। हम प्राचीन इतिहास के बारे में ही जानने की कोशिश करते हैं। तो जो उस समय यूरोप की क्या स्थिति थी, यूरोप में किस तरह से औद्योगिक क्रांतियाँ हुई, धार्मिक क्रांतियाँ हुई, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट वीक में आधुनिक युग का प्रारंभ कैसे हुआ, वो पुनर्जागरण कैसे हुआ, पुनर्जागरण काल, धार्मिक आंदोलन, इसके बाद निरंकुश राज्यों का उदय, जो डिक्टेटरशिप, जो राजा थे उस समय कौन कौन हुए, जार प्रथम, जार द्वितीय, इन सब के बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे, बताएंगे इनका डिटेल आप लोगों को। सेकेंड यूनिट में आधुनिक पश्चिमी भारतीय आर्थिक क्रांति का युग हुआ। विश्व में, यूरोप में सबसे पहले आर्थिक रूप में क्रांति आई, वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, औद्योगिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, वहाँ नए नए मशीनरियाँ बनी और किस तरह से यूरोप डेवलपमेंट में बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा, और जिसका परिणाम आप जानते हैं कि भारत में किस तरह से वे यहाँ पे आए और किस तरह से उपनिवेश अपना बनाना शुरू किए, साम्राज्य को विस्तृत करना शुरू किया, और साम्राज्य को विस्तार में भारत दिया जानते हैं किस तरह से भारत को इन लोगों ने गुलाम बनाया, यूरोपियनों ने, जिसमें डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज भारत में आए। तो ये डिटेल हम इसमें देखेंगे। और वहाँ औद्योगिक क्रांति का ही कारण था कि वहाँ से लोग हमारे देश में आए। औद्योगिक क्रांति के बाद हम जो 3rd यूनिट है उसमें इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का अध्ययन करेंगे। इंग्लैंड की क्रांति के बारे में देखेंगे, इंग्लैंड में कैसी क्रांति हुई,
इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति इसलिए कहते हैं इंग्लैंड की क्रांति को कि उस समय एक भी रक्त का एक भी बूंद नहीं गिरा, इसके बावजूद भी वह क्रांति सफल हुआ, क्रांति हुआ। और अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये देखेंगे किस तरह से हुआ। इसके बाद यूनिट 4 में नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट का हिस्ट्री, किस तरह से विश्व विजेता बनने के लिए वह तैयार था। और वियना कांग्रेस का जो मैटरनिक युग के बारे में अध्ययन करेंगे, डिटेल में हम जानेंगे। इसके बाद यूरोप में 1830 ईस्वी की क्रांतियाँ, इसे यूरोप में 1848 ईस्वी की क्रांति और पूर्वी समस्या क्रीमिया युद्ध, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रीमिया युद्ध, बार बार एग्जाम में पूछता है, उसके बारे में बहुत डिटेल हम अध्ययन करेंगे। और लास्ट यूनिट जो है 5वां यूनिट, उसमें इंग्लैंड में उदारवाद आंदोलन, उदारवाद का युग कैसे प्रारंभ हुआ, अमेरिका का गृह युद्ध और नेपोलियन तृतीय का साम्राज्य, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। इस तरह से ये सिलेबस है मेरा पूरा। और बीए फर्स्ट ईयर में यही आपको पढ़ना है टोटल। और सिलेबस आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं वो अवेलेबल कराएंगे, ऑनलाइन ग्रुप में बताएंगे। तो इस तरह से हिस्ट्री का मैंने आप लोगों को बताई थी लगभग। और आप लोग जो भी बुक खरीदेंगे उस बुक में आप लोगों को डिटेल मिल जाएगा। फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक में आज थोड़ा सा शुरू कर देते हैं। अभी वीडियो बहुत लंबा तो नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से 11 मिनट का हुआ है, 15 मिनट का वीडियो, 4 मिनट तक हम चर्चा कर लेते हैं आज। इसके बाद नेक्स्ट टाइम से हम आप लोगों को डिटेल बताएंगे इसके बारे में। थोड़ा सा हिस्ट्री में जो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में, तो उसमें हिस्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री का नेचर क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले है जो लेसन फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट जो है उसमें है कॉन्सेप्ट नेचर के बाद स्कोप और सिग्निफिकेंस, उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक, सिग्निफिकेंस, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप और सिग्निफिकेंस, ये लेसन फर्स्ट में हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। जिसमें आज की अगर हम बात करें तो आज थोड़ा सा हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री अगर हम देखें तो भारत के इतिहास की जो अवधारणा है, वह अवधारणा भारत का इतिहास बृहद रूप में प्रारंभ से लेकर के आज तक की जो घटनाएं हैं वही इतिहास है, और उसी का हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का इतिहास को अगर जानने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि भारत के इतिहास की अवधारणाओं में विश्व का जो सोच है, जो उनका थिंकिंग है, वह थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि भारत का जो इतिहास है वह अंधकारमय है। अंधकारमय कहें तो कि यहाँ पर जो इतिहासकारों की हमेशा शुरू से कमी रही है। सामाजिक विज्ञान के मूल स्रोत के विषय में इतिहास को जाना जाता है, और इतिहास सामाजिक विषय का एक अभिन्न अंग है। सामाजिक विषय के अभिन्न अंग के रूप में इतिहास का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोगों की थिंकिंग है कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो इतिहासकार थे, वो उनकी कमी रही है, भारत में इतिहासकारों की कमी रही है। लेकिन हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, जिसमें राजबली पांडे, उनका मानना है कि नहीं, यह कहना बिल्कुल गलत है। और जो फॉरेनर हिस्ट्री के जो प्रोफेसर या जो विद्वान वो कहते हैं वह बिल्कुल गलत है। शुरू से हमारे देश में इतिहासकारों की कमी नहीं रही है, इतिहासकारों की कमी कभी भी नहीं रही है। बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हुए
जो कि जिन्होंने कि भारतीय इतिहास के बारे में डिटेल लिखा। गोविंद चंद्र पांडे ने भी इस चीज़ को लिखा और राजबली पांडे ने इस चीज़ को बताया। अगर हम भारतीय अवधारणा की बात करें तो भारतीय अवधारणा में अगर हम देखें तो इतिहास को हम थोड़ा सा अपने धर्म के क्षेत्र में ले जाएं तो थोड़ा दूसरी तरह से देखते हैं। भारत को कई कालखंडों में, यहाँ प्राचीन काल से लेकर आज तक भी लोगों की जो सोच है वो कई कालखंडों में भारत को बांटते हैं, जिसमें त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इस तरह से कई भागों में बांटा गया है। और मानव जीवन की जो कृति है उसको त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के रूप में बांटा गया है, जिसमें स्वर्ण युग या त्रेता युग स्वर्ण युग को कहते हैं, और द्वापर युग और कृत युग स्वर्ण युग, और कलयुग जो कि कहते हैं कलयुग चल रहा है अभी, तो कलयुग एक इस तरह से बांटा गया। लेकिन ऐतिहासिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह इसे हम इस रूप में नहीं बांटते हैं। और भारतीय अवधारणा के रूप में अगर हम देखें तो एक अवतारवाद की अवधारणा है। अवतारवाद की प्रचलन हमारे जो भी हम देखते हैं, वेद देखते हैं, रामायण, महाभारत, पुराण जो भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा एक थिंकिंग है, सोच है अवतारवाद में आपने महाभारत का एक प्रत्येक सुना भी होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजामि। जब जब संसार में पाप बढ़ता है तब तब मैं इस संसार में अवतार लेता हूँ। ये किसने? श्री कृष्ण ने। आप श्री कृष्ण के 10 अवतार के बारे में भी जानते होंगे। श्री कृष्ण के कितने अवतार, किस तरह से अवतार थे, वराह अवतार, विष्णु अवतार, राम अवतार, इस तरह से कई अवतार थे। तो ये अवतारवाद की कल्पना जो है शुरू से चली आ रही है। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, आज इतना ही। अवतारवाद का दूसरी टॉपिक जो हम कल अध्ययन करेंगे वह है कर्म सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत, कर्म प्रधान सिद्धांत, वो हम कल अध्ययन करेंगे। कर्म सिद्धांत, यहाँ से हम कल स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।